हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। क्लास 8 एसएसटी न्यू एनसीईआरटी, जी हां, सीबीएसई बोर्ड के नए बुक्स के हिसाब से एसएसटी का ये है चैप्टर नंबर 2। जी हां, पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज का, तो भैया जल्दी से देख लीजिएगा। आपको चैप्टर वाइज सभी चैप्टर्स के वीडियोस यहाँ इस चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो जरूर 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 प्यार बरकरार रखिए। अगर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेंगे और लिंक टेलीग्राम चैनल की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर आपको इजी सिंपल नोट्स भी मिल जाएंगे, तो यार फॉलो जरूर कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर और यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज पढ़ने जा रहे हैं हम रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। कमाल का चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है यार। वो मुगल साम्राज्य से लेकर वो जो सल्तनत वाले थे ना, जो बाहर से आकर हम पर राज कर रहे थे, उनको कैसे धूल चटाई है वो भी पढ़ने वाले हैं। उन्होंने क्या क्या कारनामे किए वो भी पढ़ने वाले हैं, ताकि आप दुश्मन को ठीक से पहचान पाए। समवेयर और द अदर, रीशेपिंग ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल मैप एक ऐसा चैप्टर है जो आपको ओवरव्यू देता है कि भारतीय इतिहास कैसा था। राजा महाराजाओं से इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद बाहरी आक्रांताओं ने आकर कैसे हमारे देश पर कब्जा किया। उनकी क्रुएल्टी, उनका वायलेंस तो यहां आप पढ़ेंगे, साथ ही साथ उन्हें कैसे रेजिस्टेंस हमारे लोगों ने दिया, कैसे उन्होंने हमारी यूनिटी ना होने का फायदा उठाया, किस तरह से उन्होंने हमें रिलीजियस फीलिंग्स का जहर दे करके आज तक बांट कर रखा। ये सारी बातें हम करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2, रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटबुक पेन लेकर के बैठिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन कीजिए। और हाँ, इजी सिंपल नोट्स जैसा कि मैंने बताया, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए शुरू करते हैं एसएसटी का चैप्टर नंबर 2, क्लास 8। दोस्तों, रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप ये एक पॉलिटिकल लैंडस्केप है इंडिया का, जो कि चेंज दर चेंज बार बार चेंज होता रहा। ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन आए बिटवीन द 11th एंड 17th सेंचुरी। 11वीं से 17वीं सदी के बीच कई ड्रामेटिक चेंजेस आए, बहुत सारे चेंजेस आए। इन्वेजन्स हुए फ्रॉम बियॉन्ड हिंदू कुश माउंटेन्स, जो अफगान वाला एरिया है ना, वहां से यार बहुत सारे रूलर्स आए और उन्होंने हमारी टेरिटरी को अपने कब्जे में लिया। जी हाँ, दिस रीशेप्ड बाउंड्रीज, पावर स्ट्रक्चर्स एंड सोसाइटी, समाज भी बदला इसकी वजह से। दिस पीरियड विटनेस्ड द राइज एंड फॉल ऑफ एम्पायर्स, रिमार्केबल कल्चरल अचीवमेंट्स एंड द रेजिलियंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इन द फेस ऑफ इनॉर्मस चैलेंजेस। यानी किस तरह से हम लड़े हैं, ये भी आपको रेजिस्टेंस के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, हिंदू कुश माउंटेन्स के उस तरफ से आक्रांता एक के बाद एक आते गए। उन्हें लालच था भाई पैसों का, क्योंकि यार ये सोने की चिड़िया यूं ही नहीं थी। यहाँ जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे, उन्होंने यार अपार संपत्ति और पैसा जो है बनाया था, और उसी के लूट के लालच में ये जो दूर से आए थे ना हिंदू कुश माउंटेन से, ये लोग यहाँ पर आए और कैसे उन्होंने क्रुएल्टी के साथ, वायलेंस के साथ भारत पर राज किया। यही कहानी है चैप्टर नंबर 2 की। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मिडिवल पीरियड, जो कि एक इंपॉर्टेंट घटना है, एक इंपॉर्टेंट पीरियड है, और इसी पीरियड से कहानी की शुरुआत होती है। द मिडिवल पीरियड, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट। आप समझिए कि कैसे ये जो क्रॉनिकल्स हैं अलग अलग एम्पायर्स के, वो अनफोल्ड होते हैं। द टर्म मिडिवल अप्लाइड टू इंडियन हिस्ट्री टिपिकली रेफर्स टू द पीरियड ऑफ 11वीं से 17वीं सदी, while originally used in European history to describe the era between the fall of Roman Empire and Renaissance। यानी यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर भले ही ये रोमन एम्पायर के बारे में हो या रेनेसांस के बारे में हो, लेकिन भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो 11वीं से 17वीं सदी ये एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है। ये मिडिवल पीरियड भारत में कहा जाता है 11वीं से 17वीं सदी का। दिस एरा इन इंडियन हिस्ट्री वाज कैरेक्टराइज्ड बाय अनप्रेसिडेंटेड इनोवेशंस। इतने सारे आक्रांता, इतने सारे इन्वेजन यानी क्या, जो बाहर से आकर हमारी टेरिटरी को इन्वेड कर रहे थे और कब्जा कर रहे थे। तो ऐसे कई राजा महाराजा आए, कई मुगल रूलर्स आए, कई ऐसे किंग्स आए जिन्होंने यहां पर इन्वेड किया इस 11वीं से 17वीं सदी के बीच। फ्रॉम आउटसाइड द सबकॉन्टिनेंट, मेनी लेड बाय सेंट्रल एशियन, Turkic or Afghan forces, these invaders were attracted not only by India's reputed wealth and territorial ambitions, but often to spread their religion, sometimes through force। यानी सिर्फ पैसा ही मकसद नहीं था, मकसद अपने धर्म को स्प्रेड करना भी था, और कई बार जबरदस्ती भी ये काम उन्होंने किया।
चलिए इसी कहानी को आज समझना है। बड़े सवाल क्या हैं, द बिग क्वेश्चंस ऑफ दिस पीरियड। एक तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज बदली हैं, बार बार इन्वेजन्स हुए हैं, तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हमें समझना है। नई डायनेस्टीज जो पनपती हैं वो हमें समझनी है। इसके अलावा सोसाइटी का रिस्पॉन्स भी इस चैप्टर से हमें समझने मिलेगा कि यार समाज कैसा था, खोखला तो नहीं था कहीं, कंगाल तो नहीं था कहीं, सोसाइटी का रिस्पॉन्स कैसा था। भाई हमने देखा जलियांवाला बाग मैसेकर भी हुआ, लेकिन यार गोलियां चलाने वाला जो था वो भी तो एक इंडियन ही था। ऑर्डर चाहे जनरल डायर ने दे दिया हो, वो एक विदेशी था, लेकिन जो उसके अंडर काम कर रहे थे वो तो रुक सकते थे, वो तो घूम जाते और उसको मार देते जनरल डायर को, साले हमारे ही भाइयों पे गोली चलाने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटी का रिस्पॉन्स जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस जमाने में सोसाइटी का रिस्पॉन्स कैसा था इस चैप्टर में सीखेंगे। हाउ डिड इंडियन सोसाइटी रिस्पॉन्ड टू इन्वेजन्स। हमने सरेंडर कर लिया, हमने उनको अपना मालिक मान लिया, हमने किंग को एक्सेप्ट कर लिया जो आ रहा था राज करके जा रहा था। कैसा था रिस्पॉन्स? तो कुछ जगहों पे बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स था, हमारे लड़वैये फ्रीडम फाइटर्स लड़े। कई हमारे ऐसे शेर राजा महाराजा थे जिन्होंने यार जबरदस्त लड़ाई लड़ी इन मुगलों के खिलाफ, और वही हम यहाँ पर सोसाइटीज रिस्पॉन्स में देखेंगे। इसके अलावा इंपैक्ट ऑन पीपल, यार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब होती है ना तो लोगों पे असर तो पड़ता है। आज 15 से सालों से जब एक ही सरकार देश में होती है ना तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती है। प्रॉब्लम्स तो सब जगह होते हैं, प्रॉब्लम्स तो होते ही हैं, डेफिनेटली होते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी जो होती है ना पॉलिसी मेकिंग में वो जरूर रहती है जब एक ही राजा राज कर रहा है। ये सिचुएशन ऐसी थी ना जहां हर बार कोई नया राजा, हर बार एक राजा को दूसरा राजा अटैक करके हरा दे रहा है, वो अपनी पॉलिसीज लेकर आ रहा है, फिर नया राजा आता है उसको हराता है, फिर वो अपनी नई पॉलिसीज लेके आता है, नया टैक्स सिस्टम लेके आ जाता है, और इससे लोगों पे काफी इंपैक्ट पड़ता है। तो तीन बड़े सवाल दोस्तों जो आपको इस चैप्टर को पढ़ के समझने हैं वो है पॉलिटिकल बाउंड्रीज किस तरह से बदली हैं, आपको समझना है कि सोसाइटी का रिस्पॉन्स उस जमाने में कैसा था, और आपको जानना है कि यार इसका इंपैक्ट आम आदमी पे, आम लोगों पर क्या था। चलिए शुरू करते हैं रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। जी हाँ, द दिल्ली सल्तनत, द न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर, ये कमाल की इंपॉर्टेंट सी चीज है। नया पॉलिटिकल ऑर्डर जो शुरू हुआ, द दिल्ली सल्तनत इमर्ज्ड आफ्टर द डिफीट ऑफ किंग पृथ्वीराज चौहान इन 1192। दिस सल्तनत सॉ द रूल ऑफ 5 सक्सेसिव फॉरेन डायनेस्टीज ऑफ टर्किक अफगान ओरिजिन। यानी पृथ्वीराज चौहान जी महान राजा, इनके हारने के बाद, इनकी डिफीट के बाद 5 अलग अलग सल्तनतें पनपी दिल्ली में, और ये कुछ इस तरह से थी। ममलुक डायनेस्टी यानी स्लेव डायनेस्टी जिसको बोलते थे, खिलजी डायनेस्टी लेट 13th सेंचुरी में, तुगलक डायनेस्टी एक्सपांडेड टेरिटोरियल कंट्रोल फर्दर। इसके अलावा हम बात करें सईद डायनेस्टी की तो ब्रीफ पीरियड था इनका जो कि 15वीं सदी को पूरा इन्होंने डोमिनेट किया, और लोधी डायनेस्टी द फाइनल डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली डायनेस्टी। तो इस तरह से 5 अलग अलग डायनेस्टीज थी जो नया पॉलिटिकल ऑर्डर दिल्ली के अंदर लेकर आई थी। दोस्तों शुरुआत करते हैं द कुतुब मीनार से। जी हाँ, ये एक सिंबल है दिल्ली सल्तनत का। ये सिंबल एकदम प्रोमिनेंट आर्किटेक्चरल मार्वल हम कह सकते हैं, अचीवमेंट हम कह सकते हैं, जिसने अपना एक निशान छोड़ दिया दिल्ली में कि भाई साहब अब सत्ता बदल चुकी है, पलट चुकी है पूरी तरह से। द इन्वेडर्स हैव कॉन्कर्ड द दिल्ली। दोस्तों एडजेसेंट टू द मीनार इज द क़ुव्वत उल इस्लाम, माइट ऑफ इस्लाम मॉस्क, एक मस्जिद भी है, और वो मस्जिद का नाम ही है कुव्वत ए इस्लाम। कुव्वतुल इस्लाम ये माइट ऑफ इस्लाम दिखाती है। एन इंस्क्रिप्शन स्टेट्स दैट मटेरियल्स फ्रॉम 27 डिस्ट्रॉयड हिंदू एंड जैन टेंपल्स वेर यूज्ड इन इट्स कंस्ट्रक्शन। यहां पर उन मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया जो हिंदू और जैन टेंपल्स को तोड़ करके पाए गए थे, रिफ्लेक्टिंग द कॉम्प्लेक्स कल्चरल एंड रिलीजियस डायनामिक्स ऑफ द पीरियड। इससे पता चलता है कि यार उस जमाने में आक्रांताओं ने क्या क्रुएल्टी, क्या वायलेंस दिखाया था। This architectural complex represents both artistic achievements of the era and the religious tensions that characterized many interactions between the new rulers and the existing populations। यानी यार क्लियर कट ये समझ में आता है, क्लियर कट ये समझ में आता है कि ऐसी मीनारें, ऐसी मस्जिदें उस जमाने में क्या टेंशन्स लेकर आई होंगी, क्या खासियत हमारे उस जमाने की पॉपुलेशन ने फेस की होंगी, किस तरह से उन्होंने इसको झेला होगा। दोस्तों पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द सल्तनत, सल्तनत में उठापटक बार बार हो रही थी, लगातार हो रही थी, और कहीं ना कहीं ये ऑब्जर्व किया जा रहा था, ये देखा जा रहा था, ये समझा जा रहा था दैट
समवेयर और दी अदर कि दिल्ली सल्तनत जो है ये स्टेबल नहीं थी। हर बार एक नया, आपस में ही मुगल लड़ते थे, कई बार हमारे राजा उनको रेजिस्ट करते थे, और इस वजह से स्थिरता जो है वो बिल्कुल भी नहीं थी। द सल्तनत पीरियड वॉज मार्क्ड बाय सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो थी वो देखी गई थी, कंबाइंड विद एम्बिशियस एफर्ट्स ऑफ टेरिटोरियल एक्सपांशन। हर किसी को क्या करना था, अपनी टेरिटरी को एक्सपांड करना था, हर किसी को अपनी टेरिटरी को एक्सपांड करना था, और इसीलिए पॉलिटिकल अस्थिरता यहां पर देखी गई, सबको टेरिटोरियल एक्सपांशन करना था। दिस रिजल्टेड इन व्हाट, in military campaigns that raided villages, cities and plundered and destroyed temples and seats of learning। कहीं ना कहीं इसका बहुत खतरनाक असर देखा गया। Successions were often violent. Almost 2 sultans out of 3 seized power by eliminating their predecessors। यानी majority of the time जब भी कुछ होता था बदलाव, तो वायलेंट बदलाव ही होता था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि अलायंस हो गया हो। ज्यादातर वो बोल रहे हैं ना, 3 में से 2 राजा हमेशा एक को मारकर ही राजा बने थे। और दोस्तों इसीलिए these conflicts created a cycle of violence that disrupted governance and affected the stability of the region, even as the Sultanate attempted to establish control over larger territories। यानी भले ही larger territories पे ज्यादा expand करने की कोशिश रही हो, भले ही कोशिश रही हो, मगर somewhere or the other वो गवर्नेंस, जो गुड गवर्नेंस होता है ना, वो पॉलिसी चेंजेस वगैरह बार बार होते रहते थे, और पब्लिक इसकी वजह से परेशान होती रहती थी। तो उम्मीद करता हूँ ये पहली स्लाइड आपको समझ में आ रही होगी। हम पढ़ रहे हैं रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप, और पहला दिल्ली सल्तनत के बारे में हमने जाना कि यार सल्तनत बड़ी ही इनस्टेबल टाइप की थी। दोस्तों बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। ये कॉन्क्वेस्ट और एम्बिशन की कहानी है। किस तरह से अपने एम्बिशियस बिहेवियर की वजह से अलाउद्दीन खिलजी जाने जाते थे। 14th century अलाउद्दीन खिलजी कंडक्टेड एक्सटेंसिव मिलिट्री कैंपेन्स। भैया बहुत ज्यादा है मिलिट्री कैंपेन्स। यहां पर उन्होंने बहुत सारे राजाओं पे अटैक किया, कई राजाओं पे हमले किए, कई जगहों पर अटैक करके कई दूसरे राजाओं के क्षेत्र पे कब्जा किया, ओवर लार्ज एरियाज ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, सैकिंग एंड प्लंडरिंग मेनी सिटीज। साइमल्टेनियसली ही सक्सेसफुली रिपेल्ड सेवरल इन्वेजन्स बाय मंगोल फोर्सेस हु वर अटेम्प्टिंग टू इनकॉर्पोरेट इंडिया इनटू देयर वास्ट एम्पायर। यानी खुद तो लड़ रहा था, दूसरों पे कब्जा कर रहा था, साथ ही साथ जो मंगोल एम्पायर के राजा इस पर अटैक कर रहे थे उनको भी रेजिस्ट कर रहा था, रिपेल कर रहा था, रोक रहा था, और इंडिया में और किसी को खुद के अलावा इसने घुसने नहीं दिया अपने दौर में। हिज स्लेव जनरल मलिक कफूर एक्सपांडेड द सल्तनत रीच साउथवर्ड, कॉन्करिंग सेवरल किंगडम्स एंड अक्यूमुलेटिंग प्लंडर्ड वेल्थ that financed the Sultanate's enormous military apparatus। यानी भाई साहब खुद तो कर ही रहा था, इसका जो सेनापति टाइप का कैरेक्टर था मलिक कफूर, इसने भी एक्सपांशन को जारी रखा साउथवर्ड्स, और कई अलग अलग छोटे बड़े किंगडम्स को कैप्चर करके करोड़ों की संपत्तियों को लूटा। और ये लूट का पैसा कहां लगाया, अपनी वास्ट इनॉर्मस जो मिलिट्री थी इनके पास, उनको पालने में इन्होंने वो पैसा लगाया, उन्हें खाना पीना खिलाने में, उनकी सैलरीज में ये पैसा इस्तेमाल किया, हमारे को लूट कर। ही अटैक्ड न्यूमरस हिंदू सेंटर्स इंक्लूडिंग श्रीरंगम, मदुराई, चिदम्बरम एंड पॉसिबली रामेश्वरम एज वेल। तो खिलजी भाई साहब जो थे, इनकी क्रुएल्टी की निशानियां हैं, जहां किस तरह से इनकी दरिंदगी ने हमारे कई हिंदू सेंटर्स पर अटैक देखा, हमारा पैसा लूट कर हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया। ये अलाउद्दीन खिलजी की कहानी, कमेंट करके अपना रोष जरूर व्यक्त कीजिएगा। बात करते हैं आगे मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक की जब बात करें तो एम्बिशियस येट फ्लॉड रूल। एम्बिशियस तो था ही, कुछ हासिल करना चाहता था, कुछ अचीव करना चाहता था, बड़ा बनना चाहता था, इन्वेजन करके एक्सपांशन करना चाहता था, मगर रूलर उतना खास नहीं था। गुड गवर्नेंस की यहां पर कमी देखी जाती थी। एम्बिशियस बट problematic policies, Muhammad bin Tughlaq expanded the Delhi Sultanate's territories significantly. For the first time since the Mauryan Empire, most of the subcontinent came under one ruler. पहली बार ऐसा देखा गया
कि यार ज्यादातर सब कॉन्टिनेंट जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने अंडर कर लिया था। हालांकि प्रॉब्लमेटिक पॉलिसीज की वजह से, इररेगुलरिटीज की वजह से ही कुडंट सक्सीड। दोस्तों, हाउएवर हिज डोमिनेंस प्रूव्ड शॉर्ट लिव्ड ड्यू टू पुअरली एग्जीक्यूटेड पॉलिसीज। योजनाएं अच्छी नहीं थी, वो ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, और इसीलिए इतना जबरदस्त कब्जा करने के बावजूद हार गए, जल्दी हार गए। यहां इन्होंने रीलोकेशन किया भाई साहब, दिल्ली कैपिटल जो था उसे दौलताबाद शिफ्ट कर दिया, जो कि हजारों किलोमीटर दूर था। इसकी वजह से बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ। इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी सिस्टम शुरू किया। कॉपर कॉइन्स की वैल्यू जो थी वो सिल्वर और गोल्ड के बराबर ही कर दी। तो इससे जो था बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हुआ इकोनॉमिकली, एंड एनकरेज्ड काउंटर फिटिंग। झोल झपाटे बहुत ज्यादा बढ़ गए, करप्शन होने लगा, एक्सेसिव टैक्सेशन लीडिंग टू पेजेंट्स रिबेलियंस आल्सो। यानी जो एक्सेसिव टैक्सेस इन्होंने लगाए थे ना भाई, ये टैक्सेस का बर्डन जो है वो बहुत ज्यादा पेजेंट्स पर आने लगा, आम आदमी पे आने लगा, किसानों पे, गरीबों पे आने लगा, और जिस वजह से उन्होंने रिबेल किया, उन्होंने इनके खिलाफ आवाज उठाई और लड़ करके छीन ली आजादी। तो कहीं ना कहीं ये एक और रूलर हमने पढ़ा, मुगल रूलर मोहम्मद बिन तुगलक। बात करते हैं आगे दोस्तों, तो ये है भाई साहब इकोनॉमिक इंपैक्ट, सोशल इंपैक्ट ऑफ द सल्तनत। तो भाई साहब ये बहुत पटेली मारते रहते थे। इनका जो आइकोनोक्लाज्म था, यानी कहीं ना कहीं एक ऐसा मोटिव जहां डिस्ट्रक्शन ही सब कुछ है, खुद की बढ़ाई करने के लिए, खुद को लैविश लाइफ जीने के लिए, अपनी एलीट लाइफस्टाइल के लिए, बस पैसा पैसा पैसा, वेल्थ वेल्थ वेल्थ। ये जो इनका बिहेवियर था ना, ये काफी खतरनाक सा था, जिसका समाज पे, सोसाइटी पे बहुत ही खराब इंपैक्ट पड़ा। फिर इनकी रिलीजियस पॉलिसी हो या इनकी लग्जरियस पैलेसेस और लाइफस्टाइल, क्लोथिंग, ज्वेलरी वगैरह पहनने की आदत, this wealth was largely derived from plunder, taxes and engagement in slave trade। ये सारा पैसा, ये सब अमीरी, ये सब रईसी का पैसा कहां से आ रहा था? हमको लूट कर आ रहा था, हमारे मंदिरों से आ रहा था, हमारे लोगों को लूट कर आ रहा था, हमारे राजा महाराजाओं की संपत्ति से आ रहा था। और ये ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे, लैविश लाइफस्टाइल जी रहे थे, टैक्सेस लगा रहे थे, जिजिया जैसे टैक्सेस, आहा, जिजिया जैसे टैक्सेस जो सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को भरने पड़ रहे थे। और इसीलिए एक ना एक दिन आंदोलन होने ही थे, लड़ाई होनी ही थी, और हमारे रिबेलियंस ने रिबेल किया। दोस्तों, फोर्स्ड कन्वर्जन इस्लाम में करवाया जा रहा था, और इसी पीरियड को इसीलिए बहुत डिस्ट्रक्टिव पीरियड माना गया, क्योंकि न्यूमरस अटैक्स हुए सेक्रेड बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू टेम्पल्स पर। Such destruction was motivated not just by plunder but also by religious iconoclasm, that is rejection of religious images considered idolatrous। यानी अपने धर्म को सुपीरियर समझना, दूसरों को नीचा समझना। अपने धर्म में आइडल वर्शिप पाप है, तो दूसरे आइडल्स को तोड़ दो, दूसरी मूर्ति को तोड़ दो, मूर्तियों को तोड़ दो। यही सोच के साथ, इस एक्सट्रीमिज्म के साथ यहां पर इन मुगलों ने राज करने की कोशिश की। दोस्तों, तिमूर की बात करते हैं, अगला खतरनाक और एकदम वायलेंट रूलर, तिमूर्स डिवास्टेटिंग इन्वेजन। भाई साहब तिमूर जो थे ये ब्रूटल टर्किक मंगोल कॉन्करर थे, और एशिया में घुसे नॉर्थ वेस्ट इंडिया से, एंड लॉन्च्ड अ डिवास्टेटिंग अटैक ऑन दिल्ली। उस जमाने में एक थ्राइविंग सिटी थी, मतलब फल फूल रही थी, बहुत अच्छा खासा पैसा था, शहरों का शहर दिल्ली माना जाता था। और ऐसे शहर में लालच के बना तिमूर ने हमला किया, इसे बर्बाद किया पूरी तरह, यहां को लूटा दिल्ली को, और पूरी तरह लूट करके खुद चला गया पैसे लेकर। दोस्तों, as recorded in his memoirs, his objective was to wage war with the infidels and to gain something by plundering the wealth of infidels। इंफिडल्स यानी जो रईसी वाले लोग थे उनको लूटो और यहां से वेल्थ हासिल कर लो। लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल वर किल्ड और एनस्लेव्ड एंड द सिटी वाज लेफ्ट इन रूइंस। छोड़कर बर्बाद करके चला गया। तिमूर soon withdrew from India with enormous plunder, leaving chaos behind। In aftermath, the Lodhis emerged and established the last dynasty of the Delhi Sultanate, though its territory had shrunk considerably। यानी यार तिमूर तो सब बर्बाद करके चला ही गया, खुद तो पैसा लेकर चला गया, लूट कर चला गया। इसके बाद
आखिरी डायनेस्टी जो दिल्ली की थी लोधी डायनेस्टी आई, लेकिन अब उसका जो पैरामीटर था, एक्सपांशन जो था, वो सिकुड़ चुका था। दिल्ली सल्तनत तो उसको बोलते थे, लेकिन उतना बड़ा दिल्ली एम्पायर अब नहीं बचा था, वो काफी सिकुड़ सा गया था। कुछ एक छोटे हिस्से पर ही ये लोधी डायनेस्टी जो है वो चल रही थी। दोस्तों, रेजिस्टेंस कैसा था? हमारे कौन से लोगों ने कभी दिल्ली सल्तनत के आगे सर नहीं झुकाया? अब ये कहानी इस चैप्टर की उस ओर आगे बढ़ती है। जैसा मैंने आपको शुरुआत में भी कहा ना, कमाल का चैप्टर है यार, हर चीज आपको बताता है। बाहरी अटैक से हमारे राजा महाराजा कैसे लड़े, हमारे कौन से राजा महाराजा थे, फिर कैसे मुगल एम्पायर की शुरुआत हुई, फिर कहां तक मुगल एम्पायर पहुंचा, ये कहानी अब आप समझने वाले। तो हमारे राजा महाराजाओं की बात करें तो यहां ईस्टर्न गंगा किंगडम था, होयसलास थे, बहुत ही जबरदस्त इनका कारनामा था। इसके अलावा द तेलुगु चीफ्टन्स, ये कुछ ऐसे कमाल के नाम हैं जिन्होंने रेजिस्ट किया, दिल्ली सल्तनत के खिलाफ आवाज उठाई। कमाल का इनका लड़ा रहा, और इसीलिए अंडर रूलर नरसिम्हदेवा मिड 13th century the eastern Ganga kingdom of Kalinga successfully repelled multiple inroads of sultanate and defeated the Delhi Sultanate's governor of Bengal। तो भाई साहब, नरसिम्हदेवा का नाम ऊंचाइयों पर लिखा जाता है, जिस तरह से उन्होंने रिपेल किया और गवर्नर जो बंगाल के थे उस जमाने में दिल्ली सल्तनत के, उसे धूल चटा दी। इसके अलावा होयसलास का नाम तो यार सुपर डुपर हिट है। साउथ में इन्होंने कमाल का जो है डिफेंड किया सेवरल अटैक्स को फ्रॉम दिल्ली सल्तनत, रिमेनिंग द ओनली इंडिपेंडेंट किंगडम इन द साउथ फॉर अ टाइम। कमाल के लोग थे, इन्होंने जबरदस्त से मंदिर और टेम्पल्स भी बनाए। इसके अलावा तेलुगु चीफ्टन्स की बात करें तो यार द मुसुनुरी नायकास, द तेलुगु चीफ्टन्स रैलीड ओवर 75 रीजनल लीडर्स। इन्होंने एकता बनाने की कोशिश की, 75 अलग अलग राजाओं को एक किया इन दिल्ली सल्तनत के मुगलों के खिलाफ, to form a confederacy that successfully expelled Muhammad bin Tughlaq's army from Warangal, present day तेलंगाना, around 1330 to 1336। तो ये एक वो दौर था जब कैसे how exactly he formed an alliance with 75 different rulers to fight against Muhammad bin Tughlaq। तो ये कमाल की कहानी है, एक एक करके तीनों को ही डिटेल में चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई साहब नरसिम्हदेवा वन की, द डिफेंडर ऑफ द ईस्ट। जी हाँ, कमाल का राजा Narasimhadeva I, also spelled as Narasimhadeva I, was notable ruler of the eastern Ganga kingdom. In the mid 13th century, under his leadership, the kingdom successfully resisted the Delhi Sultanate's expansion into eastern India। आने नहीं दूंगा, मेरे एरिया में तुमको आने नहीं। नरसिंहदेवा की ये दहाड़ थी। और दोस्तों, अपार्ट फ्रॉम रिपेलिंग मल्टीपल अटैक्स, ही डिफीटेड द दिल्ली सल्तनत's गवर्नर ऑफ बंगाल इन सिग्निफिकेंट मिलिट्री विक्ट्री। ये कमाल की जीत थी, यादगार जीत थी, और इसीलिए इस जीत के बाद जश्न भी मनाया गया, सेलिब्रेशन भी किया गया। नरसिंहदेवा ने एक अद्भुत मिलिट्री कैंपेन के साथ मुगलों को रोका था। दिल्ली के गवर्नर जो थे, बंगाल के जो गवर्नर थे, उनको रोका था, मल्टीपल अटैक्स रोके थे। इस किंगडम included present day Odisha, parts of Bengal and Andhra Pradesh। और इसीलिए जब ये जीत मिली तो भाई साहब हमने इस विक्ट्री को सेलिब्रेट किया। He commissioned the construction of magnificent Surya Temple at Konark, जो आज एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तरह माना जाता है, which stands as one of India's architectural marvels and UNESCO World Heritage Site। दोस्तों, तो जो सन टेम्पल था कोणार्क में जो है, वो इस जीत के बाद कमेमोरेट करते हुए जश्न के रूप में मनाया गया। और अद्भुत ये मंदिर है, अद्भुत तरीके का इसका आर्किटेक्चर है, कमाल का इसका आर्किटेक्चर है। जरूर एक बार इसको देखिए, गूगल कीजिएगा, आपको समझ आएगा कि उस जमाने के लोग क्या लैविश, क्या जबरदस्त तरीके से, मतलब जुनून, जोश और भरपूर उत्साह का एक मिक्सचर था। बात करते हैं अब होयसलास की। जैसा मैंने आपको बताया, ये भी एक अद्भुत जबरदस्त सी लड़ाई साउथ इंडिया में, ओनली इंडिपेंडेंट, मतलब सभी दूसरी तरफ गुलाम बनते जा रहे थे, सभी हार मानते जा रहे थे, लेकिन इन्होंने अंत तक हार नहीं मानी, लड़ाई लड़ी। और प्राइमरीली
अगर बात करें तो ये प्रेजेंट डे कर्नाटका का हिस्सा है। 10वीं से 14वीं सेंचुरी के अंदर अगर हम बात करें तो रिपीटेड अटैक जो है दिल्ली सल्तनत में के हुए इन पर, लेकिन इन्होंने मेंटेन किया अपना इंडिपेंडेंस एंड क्रिएटेड अ डिस्टिंक्टिव कल्चरल लेगेसी एज वेल। दोस्तों, द होयसलास आर पर्टिकुलरली रिनाउंड फॉर देयर टेम्पल आर्किटेक्चर। इनके मंदिर काफी खूबसूरत माने जाते हैं, डिटेलिंग वाले माने जाते हैं, बहुत बारीक कारीगरी इसमें देखने को मिलती है, एंड समवेयर और द अदर characterized by intricate star-shaped layouts as well and exceptionally detailed stone sculptures। मैंने बताया ना, बारीकी इनके पत्थर की कारीगरी में बहुत जबरदस्ती। The temples at Belur, Halebidu and Somnathpur represent some of the finest achievements in Indian architecture and sculpture। My dear friends, इसीलिए होयसलास का नाम कल्चरल वे में तो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है। इन्होंने जिस तरह से फोकलोर को रिकाउंट किया और जिस तरह से इन्होंने मुगलों को रोका, ये एक अद्भुत कहानी है। कन्नड़ा फोकलोर रिकाउंट्स द स्टोरी ऑफ सला, अ यंग मैन हु फॉट अ लायन टू सेव हिज गुरु, गिविंग द डायनेस्टी इट्स नेम होयसला, यानी स्ट्राइक सला। तो भाई साहब, ये एक अद्भुत फोकलोर है, एक फोक कहानी है, जिस पर से इस पूरी प्रजाति का नाम होयसला पड़ा और इस किंगडम को होयसला किंगडम कहा जाने लगा, क्योंकि ये बहादुर थे, ये लड़वैये लोग थे, ये लड़ाई करते थे। एक कहानी के अंदर भी आप देख रहे हैं कि सला नाम का एक यंग मैन है जो एक शेर से लड़ जाता है, उसे मार देता है। तो भाई कोई भी आ जाओ, हम किंगडम हमारा कभी सौंपेंगे नहीं। और इसीलिए भाई साहब, ये रेजिस्टेंस कमाल का था। तो भाई रीजनल रेजिस्टेंस तो हुए ही, रीजनल सल्तनत तो हुई ही, और साथ ही साथ राजपूताना रेजिस्टेंस को कभी भूला नहीं जा सकता। राजपूताना रेजिस्टेंस जो था, ये कमाल का था भाई। कहानी डिटेल में और आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि राजपूत न होते तो मुगल बहुत कुछ कर चुके होते। इन्होंने जो रेजिस्टेंस किया, मराठास ने जो अद्भुत रेजिस्टेंस किया, ये दो कहानियां भारतीय इतिहास में अमर है। राजपूतों का रेजिस्टेंस, राणा कुंभा जैसे शेरों का रेजिस्टेंस, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे शेरों का रेजिस्टेंस, इन्होंने हिला कर रख दिया था, मुगलों को खत्म कर दिया था, उनकी जड़ें हिला कर रख दी थी, और इसीलिए इनका नाम इतिहास में दर्ज है। दोस्तों, The Delhi Sultanate faced rebellions with the emergence of several independent regional sultanates. The Bahmani Sultanate rose in mid-14th century and controlled much of the Deccan. Powerful sultanates emerged in Gujarat, Bengal and other regions. छोटे राजा महाराजा अब इमर्ज होने लगे थे, और इसलिए मुगलों को तकलीफ होने लगी थी। These led to complex alliances and frequent conflicts across regions. Parts of Rajasthan remain beyond the reach of दिल्ली सल्तनत। कभी भी इन हिस्सों पे दिल्ली सल्तनत कब्जा नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि यहां पे थे राणा कुंभा। जी हां, इन द 15th सेंचुरी राणा कुंभा ऑफ द मेवाड़ किंगडम सक्सेसफुली रिपेल्ड इन्वेंशंस। आओ भाई, अटैक करो, कितना दम है तुम में, दिखाओ। राणा कुंभा अकेला शेर था जो लड़ बैठता था और हमेशा पछाड़ देता था इन मुगलों को। द राजपूत्स बिल्ड फॉर्मिडेबल फोर्टिफिकेशंस एज वेल। कई बड़े बड़े किले आज भी मौजूद हैं, such as the Kumbhalgarh fort with its 36-kilometer wall. While some Rajput states eventually allied with the Mughals, गद्दार तो थे ही उस जमाने में भी, तो कईयों ने गद्दारी की, कई मुगलों के साथ अलायंस में आ गए। Others, but especially मेवाड़ continued the resistance। लेकिन हमने, राणा कुंभा ने कभी मेवाड़ को सरेंडर होने नहीं दिया, अलाई करने नहीं दिया, और इसीलिए राणा कुंभा के नाम से थर थर कांपते थे। चलिए राणा कुंभा के बारे में थोड़ा डिटेल में। He was termed as the fort builder। जैसा मैंने कहा आपको, इतनी बड़ी दीवार चट्टान की तरह इस किले की यहां पर बना दी राणा कुंभा ने, और मुगलों को रोकते रहे। राणा कुंभा रूल्ड द मेवाड़ किंगडम इन 15th century and became known for his military prowess and architectural achievements. He successfully defended his territory against both Delhi Sultanate and regional Muslim powers। सभी को रोका भाई, किसी को घुसने नहीं दिया। His most enduring legacy is कुंभालगढ़। ये जो किला है, ये बहुत जबरदस्त किला है, अरावली हिल्स में बनाया गया। This massive fortification served as a stronghold for the rulers of Mewar and features one of the longest continuous wall in the world, जो कि 36 किलोमीटर की दीवार है। The fourth strategic location surrounded by forests and steep slopes made it nearly unpregnable, यानी कोई इस पर कब्जा कई वर्षों तक कर ही नहीं पाया। Powerful symbol of
राजपूत रेजिस्टेंस। दोस्तों, राणा कुंभा वाज आल्सो पेट्रन ऑफ आर्ट्स एंड लर्निंग। हर क्षेत्र में ये सपोर्ट करते थे कलाकारों को, लर्निंग को सपोर्ट करते थे, और इसीलिए कई संस्कृत सेंटर्स इन्होंने एस्टैब्लिश किए जहां पर लोग संस्कृत की पढ़ाई कर सकें, एंड सपोर्टिंग म्यूजिकल ट्रेडिशंस दैट कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस इंडियन क्लासिकल म्यूजिक टुडे। यानी जो हम शास्त्रीय संगीत भी आज सुनते हैं, वो भी कमाल का संगीत जो है राणा कुंभा ने बहुत अच्छे से प्रिजर्व किया, उसे बढ़ाने की कोशिश की और एस्टैब्लिश किया अलग अलग कल्चरल सेंटर्स को। यहाँ ये राणा कुंभा की कहानी जो एक लड़ाई की कहानी है, जिस तरह से उन्होंने मुगलों को रोका। अब बात करते हैं विजयनगरा एम्पायर की। कहानी चैप्टर की आपको बताएगी कैसे रीशेप हो रहा है इंडिया का पॉलिटिकल मैप। ये वो राजा हैं जिन्होंने हमेशा रिपेल किया इन्वेजन्स को, जो हिंदू कुश माउंटेन के उस तरफ से आ रहे थे उन लोगों को रोका आने से, और हर बार किस तरह से अपने एम्पायर की सुरक्षा की। विजयनगरा एम्पायर भी उसी कहानी का एक बड़ा हिस्सा है। दोस्तों, एक फलती फूलती जबरदस्ती एम्पायर। While the Delhi Sultanate grew politically unstable, a new power emerged in south. In 14th century, two brothers, Harihara and Bukka, who had initially served as governors under Muhammad bin Tughlaq, established an independent kingdom that grew into Vijayanagara Empire. फोकलोर की कहानियां एक और किस्सा सुनाती हैं जो कहती हैं, they witnessed the remarkable sight at Hampi. नोटों पे देखा है हमने, ये कल्चरल हेरिटेज साइट है दोस्तों, हम्पी, अ हेयर टर्निंग अराउंड एंड चेजिंग अ पैक ऑफ हाउंड्स सिंबलाइजिंग अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ एंड करेज। यानी कमाल की ये साइट है जहां पर एक है जो है वो हाउंड्स का शिकार कर रहे हैं। छोटा सा अद्भुत सा दृश्य बताता है कि विजयनगरा एम्पायर जो है वो अनप्रेसिडेंटेबल चेंज ला सकता है, अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ का सिंबल है, करेज का सिंबल है। Their guru Vidayaranya interpreted this as sign to establish their capital at that very spot. दोस्तों, the Vijayanagara Empire became major counterforce to Islamic expansion in the south, preserving Hindu culture, art and political traditions while developing innovative military and administrative systems. यानी कहीं ना कहीं साउथ के इन इलाकों में इस्लाम कभी आ ही नहीं पाया, मुसलमान कभी आ ही नहीं पाए, क्योंकि मुस्लिम रूलर्स को पूरी तरह से रोक कर रखा, उनके इनोवेशंस को स्टॉप करके रखा विजयनगरा एम्पायर के इन दो भाई। दोस्तों, कमाल का ये एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ, हम्पी जैसे कल्चरल हेरिटेज साइट्स मिले, और धीरे धीरे पूरी की पूरी पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो थी सदर्न इंडिया की वो रीशेप होने लगी। विजयनगरा एम्पायर, अ पावरफुल हिंदू किंगडम कंट्रोलिंग मच ऑफ साउथ इंडिया। इसके अलावा बहमनी सल्तनत, मेजर नॉर्दर्न राइवल टू विजयनगरा that eventually fragmented into 5 independent states. इसके अलावा दक्कन सल्तनत, 5 successor states, बीजापुर, गोलकुंडा, बिरार, अहमदनगर एंड बीदर, each ruled by former governors। तो कहीं ना कहीं इस तरह से पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो थी सदर्न इंडिया की वो रीशेप होने लगी थी। These political entities engaged in continual diplomatic मैन्योर्स एंड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स दैट शेप्ड रीजन्स हिस्ट्री फॉर सेवरल सेंचुरीज। यानी ये जो अलग अलग किंगडम के राजा महाराजा थे आपस में पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, मैन्योर्स यानी कॉन्ट्रैक्ट साइन करके एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशंस भी मेंटेन कर रहे थे, और कई जगह पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे तो लड़ते भी थे और एक दूसरे को कॉन्कर करने की कोशिश भी करते थे। तो ये कुछ किस्सा रहा सदर्न इंडिया की पॉलिटिकल ज्योग्राफी का। कृष्ण देवराया की बात करते हैं दोस्तों। राणा कुंभा के बाद एक और फेमस कैरेक्टर, द ग्रेटेस्ट विजयनगरा रूलर। इन्होंने मिलिट्री अचीवमेंट्स तो किए ही, सक्सेसफुली डिफीट किया डेक्कन सल्तनत को मल्टीपल कैंपेन्स में और अपने टेरिटरी को बढ़ाया। साथ ही साथ एक कल्चरल पेट्रोनेज भी था, क्योंकि ये पोएट्स को सपोर्ट करते थे, स्कॉलर्स जो संस्कृत के थे, तेलुगु कन्नड़ा के, उनको सपोर्ट करते थे। खुद हिमसेल्फ ही वाज अ पोएट हु कंपोज्ड इन तेलुगु एपिक। और इस तरह से जो अमुक्त मर्यादा जो तेलुगु एपिक है वो भी इन्होंने लिखी है, कहीं ना कहीं पोएट रहे हैं। तो कृष्णदेवराया एक कमाल का राजा, और इसीलिए इनके गवर्नेंस की भी तारीफ होती थी। ये गुड गवर्नेंस के लिए जाने जाते थे, राजनीति के लिए जाने जाते थे, अच्छी पॉलिसीज बनाते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अच्छा था, और रिलीजियस सपोर्ट भी था भाई। प्रोवाइडेड ग्रांट्स टू मेनी टेंपल्स, बहुत सारे मंदिरों को इन्होंने कंसेशंस और ग्रांट दिया, अननेसेसरी उनसे टैक्स या लगान नहीं वसूला, इंक्लूडिंग तिरुपति हो, विट्ठल मंदिर हो अपने कैपिटल में, इन सब को इन्होंने एक मदद प्रोवाइड करी।
तो भाई साहब ये थी कहानी कृष्णदेव राया की, जहां पर आपने देखा कि कैसे विजयनगरा को एक मार्वलस मार्वलस पूरी तरह से जबरदस्त शहर बनाया इन्होंने। दोस्तों डेली लाइफ की बात करें विजयनगरा में, तो यार मिलिट्री लाइफ तो खतरनाक थी। सोल्जर्स के पास वेरियस वेपन्स हुआ करते थे, कैवलरी बहुत कमाल की थी, एलिफेंट्स थे जिसमें मिलिट्री प्रोसेशंस निकाले जाते थे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें तो यार मर्चेंट्स जो थे वो गुड्स में ट्रेड करते थे, आर्टिसंस काम पर जाते थे, अपने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती रहती थी। कल्चरल प्रैक्टिस भी डेली लाइफ में बहुत जबरदस्त थी। यहाँ म्यूजिशियंस डांसर्स पनपते थे बेचारे, उनको सपोर्ट मिलता था। रिलीजियस सेरेमनीज, कोर्ट लाइफ एंड रॉयल एक्टिविटीज भी चलती रहती थी। और ये जो रिमेन्स आज भी हमें मिले ना, ये रिमेन्स इसी का एक जबरदस्त सा सबूत देते हैं। The stone panels of Vijayanagara's temples provide fascinating glimpses into the daily life of the empire. तो इन्हीं पत्थरों पे कहीं ना कहीं ये निशान कुरेदे हुए हैं जो ये सबूत देते हैं चीख चीख कर कि यार हमारी डेली लाइफ बहुत रॉयल थी, बहुत जबरदस्त थी, हमारी मिलिट्री बहुत विशालकाय थी, बड़े बड़े हाथियों का झुंड था उसके अंदर, लड़ाई लड़ने के लिए हम तत्पर रहते थे। साथ ही साथ हमारे आर्टिस्ट कमाल के थे, मर्चेंट्स जो थे बिजनेस में बिलीव करते थे, और इसीलिए these detailed carvings provide historians with valuable insights into the social, economic and cultural life of the Vijayanagara period. उम्मीद करता हूं दोस्तों एक एक करके सारी बातें जो है डिटेल में आपको समझ में आ रही। चलिए, अच्छाई का अंत तो होता है, कहीं ना कहीं बुराई का भी अंत होता है। यहां पर फॉल ऑफ विजयनगरा एम्पायर देखते हैं। After Krishnadevaraya's death in 1529, the empire began to face internal challenges. The decisive moment came in 1565 when the Deccan Sultanates formed a coalition. एक हो गए सब और उन्होंने एक होकर विजयनगरा को हरा दिया। Led by Ramaraya, Krishnadevaraya's son-in-law at the Battle of Talikota. अपने ही दामाद से हार गए भाई साहब, और उन्हीं ने कब्जा भी कर लिया। The aftermath of devastation, the magnificent city of Vijayanagara was systematically sacked over several months. Houses, shops, buildings, palaces, and most temples were destroyed, and much of the civilian population was massacred. मार दिया गया। The once glorious capital was left in ruins. बर्बाद कर दिया गया पूरी तरह से। After this catastrophic defeat, the empire fragmented into smaller regions. इतना बड़ा विशाल एम्पायर जो था उसके टुकड़े हो गए, छोटे छोटे हिस्सों में बट गया, कई लोग मारे गए, कई फेमस हिस्टोरिकल साइट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, एंड इनटू स्मॉल रीजन्स रूल्ड बाय नायकास, यानी फॉर्मल जो मिलिट्री गवर्नर्स थे वो अब रूल करने लगे। द विजयनगरा एम्पायर व्हिच हैड स्टूड एज bulwark of Hindu culture and political power in southern India came to an end in the mid 17th century. तो इस तरह आपस में ही बैर के कारण, आपस में ही लड़ाई झगड़े के कारण, मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण विजयनगरा एम्पायर का दफन हुआ, समाप्त हुआ। दोस्तों यहां से कहानी शुरू होती है मुगल एम्पायर की, क्योंकि हमारे राजा महाराजा आपस में लड़ाई करके मर गए। बाहरी लोग इसका फायदा तो उठाएंगे ही, और ये कुछ बाहरी लोग थे जिन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया। सबसे पहले मुगल एम्पायर की बात करें तो यार बाबर जो था, इसने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, और पॉलिटिकल मैप जो था इंडिया का वो रीशेप होना यहां से शुरू हो गया। हमारे राजा महाराजाओं की लड़ाई झगड़ों का फायदा उठाकर ये बाहरी आक्रांता जो थे एक एक करके अब देश में घुसने लगे थे। शुरुआत बाबर से ही हुई। With this victory, Babur assumed control of Delhi throne and began the dynasty that would rule much of India for the next 3 centuries. शुरुआत बाबर के साथ। Babur left a candid autobiography, Babarnama, which reveals a complex personality. He emerges as cultured and intellectually curious with a keen appreciation for architecture, poetry, animals, and flora and fauna. Yet, he was also brutal and ruthless conqueror. He slaughtered entire populations, enslaved women and children, and took pride in erecting towers of skulls from those he had defeated. Violence, brutalness, मार देता था औरतों को, बच्चों को, उनके स्कल्स के टावर्स बना देता था, इतना बेबाक था। Babur was nostalgic about Central Asia and initially found India to be a country of few charms. However, he acknowledged India's wealth, लूटा साले ने अपने को, climate and skilled artisans, और he wrote Hindustan is a large country and has masses of gold and silver. Through the rainy season, the air is remarkably fine, not to be surpassed for healthiness and charm. There are countless artisans and workmen of every sort in Hindustan.
ये उसने लिखा है भाई, लालच दिखती है इसके अंदर। कैसा लिखा है उसने कि यहाँ पे बहुत भरमार है, सोना चांदी चाम, आर्टिसंस बहुत सारे हैं। उसकी आंखें फटी फटी रह गई थी आंख, और इसीलिए उस लालच में साले ने हमारे लोगों को मारना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये पूरी की पूरी जर्नी मैं आपको बता दूं मुगल रूल की। तो हुमायूं स्ट्रगल, बाबर के मरने के बाद हुमायूं ने सब कुछ अपने हाथों में तो लिया ही, उसका बेटा था, लेकिन इंटरनल रिबेलियंस तो थे ही, एक्सटर्नल थ्रेट्स भी उसने फेस किए। फिर 1540 में शेर शाह सूरी, इसके बाद हुमायूं का रिटर्न हुआ, फिर से कम बैक किया स्ट्रॉन्गर, और फिर हीमूज ब्रीफ रूल, जहां पर फिर एक बार कुछ दिल्ली के रूलर्स ने जो है मिल करके, स्किल्ड मिलिट्री कमांडर ने एक लास्ट सूरी रूलर्स की तरह कैप्चर किया दिल्ली को। तो भाई साहब, ये एक कमाल का चार्ट आप देख रहे हैं, जहां हुमायूं से लेकर हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य बिफोर बीइंग डिफीटेड बाय अकबर इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की कहानी बताई गई है 1556 तक की। अकबर की बात करते हैं। हराया इसने दूसरे पानीपत के बैटल के अंदर। कहा जाता है भाई साहब को बिल्डर एंड रिफॉर्मर। क्या कहा जाता है? बिल्डर एंड रिफॉर्मर। क्या कहा जाता है? बिल्डर एंड रिफॉर्मर कहा जाता है। इतिहास के पन्नों में इनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। अच्छा राजा माना गया है, मुगल्स का था, लेकिन फिर भी हाँ, दूसरे रिलीजन की इज्जत करने वाला माना जाता है। लिखा गया इसके बारे में, असलियत तो वही जानते होंगे जिन्होंने लिखा है। Declared emperor at the age of 13 upon his father Humayun's accidental death, Akbar set out to bring the entire subcontinent under Mughal control। यानी पूरा कॉन्टिनेंट मुझे चाहिए, मेरे रूल के अंडर चाहिए, ये इसकी पहले से मानसिकता थी, और अपने पिता की डेथ के बाद इसने पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया था। In his early years, Akbar displayed brutal tactics common to conquerors of his era. At Chittorgarh, after a 5-month siege against determined Rajput resistance, he ordered the massacre of some 30,000 civilians after the fort fell. मतलब ऐसा भले लिखा हुआ अच्छे राजा 30,000 लोगों की जान पे खेला है, खड़ा हुआ है, मारा है इतने लोगों को, मैसेकर किया है, इतना सिविलाइज्ड था ये भाई साहब। बताइए, इनकी तारीफें करेंगे हम। 30,000 लोगों को मारवा दिया सिर्फ उस किले को फतेह करने के लिए। Remaining women and children were enslaved, while Rajput women had committed jauhar, mass self-immolation to avoid capture। ये कहानियां आप मिटा नहीं सकते, छुपा नहीं सकते, ये वास्तविकता है। और हमारी आज की जनरेशन को, आपको ये याद रखना जरूरी है कि क्या किया इन मुगलों ने, हमारी औरतों ने, हमारी माँ बेटियों ने किस तरह से बलिदान दे दिए, बस सिर्फ इसलिए कैप्चर ना। As his empire expanded, Akbar increasingly relied on political strategies rather than pure military force, developing governance approach that would define Mughal rule for generations। उसने अपना राज स्थापित किया, और somewhere or the other he made it a point कि उसके कंट्रोल में, उसके अंडर पूरी किंगडम रहे। अकबर्स पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी वाज वेरी वेरी क्लियर। आप देखें तो उसने बहुत डिप्लोमेसी के साथ रूल किया, इसीलिए तो कई लोगों ने चाटुकारिता में उसके बारे में अच्छा भी लिखा है। As Akbar's rule progressed, he developed sophisticated strategies to stabilize his growing empire। क्या किया? शादियां की, marriage alliances with princes of neighboring kingdoms। समझ रहे हैं आप, ये कितने कूटनीति से भरे हुए थे। शादी ही कर लेते हैं ना भाई, राजपूत नहीं मान रहे ना, उनकी बेटियों से शादी कर लेते हैं। एक मैरिज अलायंस का धंधा शुरू कर दिया। वेलकमिंग राजपूत एंड रीजनल लीडर्स इनटू हिज कोर्ट। दोस्ती भी बनी रहेगी, मारधाड़ भी नहीं करना पड़ेगा, पैसा भी बचेगा, मिलिट्री पे खर्चा नहीं होगा, और किंगडम भी अपने अंडर आ जाएगा। अबॉलिशिंग द डिस्क्रिमिनेटरी जिजिया टैक्स एंड नॉन मुस्लिम्स। भाई ये काम इसने किया, हालांकि मुझे तो लगता है ये दिखावा ही था, लेकिन किया। जो जिजिया टैक्स लगाया गया था नॉन मुस्लिम्स पे, उसको इसने रोका, इसने बंद किया। प्रमोटिंग सुलह खुल यानी पीस विथ ऑल, डॉक्ट्राइन ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। पे आपको एग्जाम में आंसर भी आ सकता है, जरा ध्यान रखिएगा। सुलह खुल
सुलह कुल क्या है भाई साहब? ये रिलीजियस हार्मनी स्प्रेड करता है, पीस फॉर ऑल की बात करता है, डॉक्ट्राइन करता है, रिलीजियस टॉलरेंस की, दूसरों के धर्मों की इज्जत कीजिए, ये बताता है। और एक और काम जो अकबर ने किया वो था अपॉइंटिंग हिंदू ऑफिशियल्स इन हाई पोजीशंस, जो इससे पहले किसी और राजा ने नहीं किया था। तो ये कुछ चीजें की अकबर ने जिसकी वजह से हम कई जगहों पे उनका नाम अच्छाइयों में पढ़ते हैं। द टेरिटोरियल एक्सपांशन ऑफ मुगल एम्पायर अंडर अकबर शोइंग हाउ हिज पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्ट्रेटजीज लेड टू कंट्रोल ऑफ मोस्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ दक्कन। इसी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों के साथ अकबर ने धीरे धीरे अपना एक्सपांशन बढ़ा कर दिया और कहीं ना कहीं ये तरीके से उसने कब्जा कर ही लिया। Akbar expanded and stabilized his empire, gaining the support of many Rajput rulers who became crucial allies. His approach marked a significant departure from the purely conquest-oriented policies of earlier rulers, यानी जो पिछले राजा महाराजा थे जो सिर्फ मार काट इनोवेशन में बिलीव करते थे, यहाँ स्ट्रैटेजी थोड़ी बदली थी और राजपूतों के रेजिस्टेंस को प्यार से हैंडल कर लिया था अकबर ने, ऐसा माना जाता है। और ये एक अलग तरीका अपनाकर अकबर जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर हमारे देश में। अकबर्स कल्चरल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो भाई कुछ कमाल की उन्होंने आर्किटेक्चर जो है वो बनाए हैं। Despite being illiterate, Akbar developed a profound interest in knowledge and culture. He established a house of translation at Fatehpur Sikri, a city he built near present-day Agra, where major Sanskrit texts were translated into Persian. यहाँ पर these translations included the Mahabharata, Razmanama or Book of War in Persian, the Ramayana adorned with 176 beautiful miniature paintings, the Bhagavad Gita and the Panchatantra. Akbar regularly invited scholars of various traditions to his court for intellectual and discussions and debates. This cultural patronage helped create a distinctive Indo-Persian culture that would characterize the Mughal period. तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये कमाल के काम भी अकबर ने अपने राज में किए। अब बात करता हूं जहांगीर की। तो मिनिएचर पेंटिंग यहाँ पर आपको नजर आ रही है, illustrating the Persian translation of Ramayana commissioned under Akbar, depicting Rama chasing the golden deer. ये उनका ट्रांसलेशन है, उसी का एक पिक्चर यहाँ पर नजर आ रहा है। अकबर का बेटा जहांगीर shared his father's love for art and architecture while attempting to expand the empire in Deccan. Under his patronage कैसे उन्होंने कला का सम्मान किया, कैसे उसे बढ़ाया, ये भी यहाँ बताया गया है। धीरे धीरे शाहजहां की बात करें तो जहांगीर का बेटा था और उसने तो आपको पता ही है ताजमहल बिल्ड किया। Recognized globally as one of the architectural wonders of the world, this period represented the zenith of Mughal cultural achievement. Zenith यानी at top of the achievements. इससे बड़ा कुछ नहीं था भाई। ताजमहल जो बना है आज भी लोग उसे अद्भुत मानते हैं, वो एक कमाल की चीज इन्होंने एक आर्किटेक्चरल मार्वल की तरह यहाँ पर बना दी। Structures like Humayun's tomb in Delhi, Red Fort in Delhi, Agra, and showcase the distinctive Mughal architectural style and the blended Persian, Central Asian, and Indian elements in it. ये कुछ कमाल की चीजें जो हैं जहांगीर और शाहजहां के दौर में देखने मिली। आखिर में आज के सेशन को अंत करने से पहले हम औरंगजेब के बारे में जान लेते हैं। दरिंदा एक ऐसा राजा, एक ऐसा मुगल जिसने पावर में आने के लिए वायलेंस और सिर्फ वायलेंस को चुना, दूसरे धर्मों को कुचल दिया, सिर्फ इस्लाम को माना और अपने धर्म को सुपीरियर मानते हुए बाकी सभी को मारना ही चुना। औरंगजेब की कहानी पे आज का सेशन हम जरूर करेंगे, लेकिन अगले सेशन में रीशेपिंग इंडिया पॉलिटिकल मैप में हम जानेंगे कैसे इन लोगों को हमारे राजाओं ने रेजिस्ट किया, हमारी जनता ने कैसे रेजिस्ट किया, उनका रिएक्शन, उनका रिस्पॉन्स क्या था। आज खत्म करते हैं औरंगजेब पर ये चैप्टर का एक बहुत ही गहरा चोट वाला हिस्सा। द सक्सेशन आफ्टर शाहजहां अल्लाह फॉलोड द वायलेंट पैटर्न कॉमन इन मेनी डायनेस्टीज। When Shah Jahan fell in 1657, a war of succession erupted among his sons. दोस्तों शाहजहां favored his eldest son दारा सिखों, but औरंगजेब defeated him in a series of battles. एलिमिनेशन ऑफ राइवल्स, धीरे धीरे औरंगजेब ने सिस्टमैटिकली सभी को रिमूव कर दिया भाई साहब। पॉलिटिकली पोटेंशियली जो उसको चैलेंज कर सकते थे सभी को एक एक करके मारा।
एक एक करके खत्म किया। हैविंग वन ब्रदर अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड एंड फोर्सिंग अनदर इनटू एग्जाइल, खुद के भाइयों का सगा नहीं हो सका ये दरिंदा औरंगजेब। Imprisonment of Shahjahan as well. To prevent further challenges to his rule, Aurangzeb imprisoned his father Shahjahan in Agra fort, where he remained until his death. अपने बाप को भी इसने बंदी बना लिया, मरते दम तक जेल में ही बंद रखा। ऐसा दरिंदा। इसने भारत पर क्रुएल्टी के साथ राज किया। हमने कई फिल्मों में देखा है, फिर वो छावा नाम की फिल्म हो विकी कौशल की, इसमें देखा किस तरह से छत्रपति संभाजी महाराज के खिलाफ इसने किसी को पनपने नहीं दिया। औरंगजेब्स रीन एक्सपांशन एंड रिलीजियस पॉलिसी, ये एक स्लाइड ही आपको समझा देगी कि कितना क्रूअल था ये। इसने री इम्पोज कर दिया जिजिया टैक्स को नॉन मुस्लिम्स पे, एडिंग पिलग्रिमेज टैक्स ऑन हिंदूज, banning music and dance in his court, ordering the destruction of temples in many regions. Under Aurangzeb's rule, the Mughal Empire reached its greatest territorial extent. यानी टेरिटरी वाइज तो सबसे ज्यादा कब्जा औरंगजेब ने किया। Though his expansion came at a significant cost. लूट खत्म होने लगी, पैसा खत्म होने लगा और स्टेबिलिटी भी अब खत्म होने लगी थी। यहां पर आज हम रुक जाएंगे। इंडियाज पॉलिटिकल रीशेपिंग जो चल रहा है उसमें आपने आज देखा किस तरह से राजा दर राजा, डायनेस्टी दर डायनेस्टी, एक एक मुगल साम्राज्य का एम्परर किस तरह से अपने साम्राज्य को बड़ा बनाने की कोशिश में लोगों का सोचे बिना बस दरिंदगी करते जा रहे हैं। अगले सेशन में हम देखेंगे किस तरह से हमने रेजिस्ट किया। अगले सेशन में हम जानेंगे कि हमारे लोगों ने किस तरह की लड़ाई लड़ी। अगले सेशन में हम जानेंगे कि हाउ एग्जैक्टली आवर लीडर्स फॉट। ये चैप्टर बड़ा ही अद्भुत है। ये आपको सिर्फ मार्क्स नहीं देता है, ये आपको नॉलेज देता है अबाउट आवर हिस्ट्री। रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप इस तरह से पढ़िए कि आप याद रख सकें, जहन में रख सकें कि क्या हुआ है हमारे पूर्वजों के साथ। आप दिमाग में फिट कर सकें कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद आवर रूलर्स, विद आवर किंग्स एंड व्हाट वी शुड फॉलो टुडे। धर्म के मार्ग पर किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए वो ये कहानियां आपको समझाती हैं। और इसीलिए रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप इज वन ऑफ द फाइनेस्ट चैप्टर ऑफ दिस ईयर्स क्लास 8 SST। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका ये आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इसे पहुंचाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है जहां आपको नोट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। प्यार बरकरार रखिए, हम ऐसे ही वीडियोस लगातार लेकर आएंगे। और हाँ, पार्ट 2 जरूर देखिएगा क्योंकि वहां पर चैप्टर एंड होगा विक्ट्री के साथ, कैसे इंडियंस ने, कैसे हमारे राजाओं ने लड़ाई लड़ी और रोका पूरी तरह से इन मुगल्स को, वो पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।